कि हाउ लॉन्ग would it take to deposit 50 gram of aluminum from an electrolytic cell using a current of 105 एम्पियर और एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम दे रखा है 27। तो अगर हम बात करें, आपको पता है ये जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे वो फैराडेज लॉ के थे, तो हमें फैराडेज लॉ अगर याद हो तो W इज इक्वल टू क्या था, M अपॉन में NF IT, यही तो था, जहां M क्या था, मोलर मास है, M क्या है, मोलर मास। इसके अलावा N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ रिडॉक्स इक्विवेलेंस भी बोल देते हो आप, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। F आपको पता है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96500 कूलम पर मोल होती है। इसके अलावा I यानी करंट, और आपकी वैल्यू दे रखी है करंट की, कितना है 105 एम्पियर दे रखा है। टाइम हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, मतलब टाइम हमसे पूछा है। यहां W जो है वे मास डिपॉजिटेड, यानी कितना मास डिपॉजिट हो रहा है वो होता है। तो मुझे दे रखा है कि भैया 50 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट हुआ है, ठीक। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास जो जो वैल्यू पता है, यानी W मुझे पता है, मोलर मास दे रखा है, और नहीं दिया होता तो हमें पता होता है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप सोचो एल्युमिनियम है, अगर एल्युमिनियम के अंदर कोई भी चेंज आएगा तो आपको पता है Al3+ और +3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, सही बात है। तो मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। फैराडेज कांस्टेंट है, I आपको दे रखा है, T निकालना है, सारी वैल्यूज पता है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू M अपॉन में NF IT, जहां पर W मेरे 50 ग्राम दे रखा है, मोलर मास 27 है, N की वैल्यू 3 है और F की वैल्यू है 96500, और इंटू में I की वैल्यू कितनी है 105 एम्पियर, और इंटू में T मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर हम बात करें तो हो जाएगा 50 इंटू में 3 इंटू में 96500 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और मेरे पास कितना है 105 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और उधर मेरे पास क्या बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, ठीक। तो डिवाइड कर दो, देखो किससे कट जा रहा है, ये 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है ना। और कुछ कट रहा है, ये 5 से कट जाएगा 10, और ये 5 1 जा 5, सॉरी 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5। और कहीं से कुछ कट रहा है, वैसे तो दिख नहीं रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं कट रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 96500, एक और जीरो पड़ जाएगा, और हमारे पास यहां बचेगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 189। डिवाइड कर दो तो 96500 को 189 से कितना आ रहा है, कितना आया 5105 पॉइंट, कितना आ रहा है नालायकों, कोई नहीं, हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल्स कहां गया, मैथ्स, तो भाई साहब वैल्यू कितनी है 9651230, डिवाइड करना है किससे 189 से, आंसर आ गया हमारा 5105.8, और ये किसमें आंसर आएगा, सेकंड में ना। तो भैया आपके पास टाइम मिल गया, आप चाहो तो इसको घंटे में यानी आवर्स में बदल सकते हो, किसे डिवाइड करना है, सेकंड में है 60 से डिवाइड करना है, और फिर 60 से डिवाइड करना है, मतलब 3600 से डिवाइड कर दोगे, किसमें आ जाएगा, आवर्स में आ जाएगा। आपको मिनट में आंसर चाहिए तो मिनट में, अगर एमसीक्यू होगा तो, ऐसे तो आप सेकंड में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई कि इतना समय लगेगा तब आपको जाके एल्युमिनियम का 50 ग्राम देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। एक चेयर बाहर पड़ी होगी बच्चे, देखना गेट के पास में ही होगी, हाँ गंदी है, हाँ थोड़ा सा इधर चेयर कर लोगे, इधर लग जाएगा।
तो हाँ, यहां तक की बात हुई। अब मेरी बात सुनना, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट कितना भाई, 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड। तो ये तो आप लोग करना चाहोगे, थोड़ा टाइम ही तो निकालना है, तो फटाफट ट्राई करना। तो कैलकुलेट करना है टाइम, इतना कॉपर हमें डिपॉजिट करवाना है, 2 एम्पियर तक करंट पास करना है, और मेरे पास कॉपर सल्फेट है। तो ऑब्वियसली अगर कॉपर सल्फेट है तो सीयू किस में होगा, 2+ के फॉर्म में है, और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन देके इसको क्या बनाना है, कॉपर बनाना है। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। आई आपको दे रखा है कितना है, 2 एम्पियर है, और आपको टाइम निकालना है। डब्ल्यू यानी वेट डिपॉजिटेड कितना है, 1.27 ग्राम है, और मोलर मास कॉपर का कितना होता है, 63.5 ग्राम पर मोल होता है। फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है, 96500 कूलम पर मोल। फटाफट कैलकुलेट करना, तो टाइम कितना आ रहा है इसका। तो इसको सॉल्व करने में टाइम का आंसर आ रहा है 1930 सेकेंड्स। तो भैया जिनका जिनका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, और जिनका ये नहीं आ रहा है उनका बिल्कुल गलत आ रहा है। ठीक है, कितना तुम्हारा आया था, कुछ ज्यादा आ गया था। हाँ। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब कैसे आया सबको पता है, या मुझे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, हो गया ना सबको। ठीक, आगे चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29? कह रहा है व्हेन ए स्टडी करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए एंड बी। मतलब ए और बी से हम करंट पास कर रहे हैं कितने का, 2 एम्पियर का, कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 और CuSO4। मतलब एक में ZnSO4 है, दूसरे सेल में CuSO4 है, कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है। 2 ग्राम कॉपर का डिपॉजिट हुआ है एट कैथोड। और बी, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितनी देर तक करंट फ्लो करेगा। पहली बात तो ये, व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल ए। मतलब पहले तो आपसे क्या पूछा है कि कितना देर तक करंट फ्लो करवाना पड़ेगा अगर मुझे 2 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करना है तो। ठीक, और उसका फिर पूछा है कि भैया बता दो जिंक कितना डिपॉजिट होगा। तो जिंक की बात पहले बाद में करेंगे, पहले हम टाइम की बात करते हैं कि टाइम कितना लगेगा। क्योंकि मुझे कॉपर का वेट डिपॉजिटेड दे रखा है तो इससे मैं उसका टाइम निकाल सकता हूं, क्योंकि करंट भी मुझे 2 एम्पियर का बता रखा है। तो मतलब आई मुझे पता है कितना है, 2 एम्पियर, और डब्ल्यू मुझे पता है कि 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। कितना डिपॉजिट हुआ है, 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। इसके बाद आपको पता है एन, कॉपर डिपॉजिट हुआ है तो आपको पता है Cu2+ से कहां गया होगा, Cu में गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हुआ, 2, यानी एन की वैल्यू आपकी कितनी है, 2। फैराडेज कांस्टेंट आपको पता है 96500 ही होता है कूलम पर मोल। इसके बाद अगर हम बात करें तो मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम क्वेश्चन मार्क, और मोलर मास कितना होता है, 63.5। सही बात है, ग्राम पर मोल। तो जल्दी से टाइम जैसे आपने पहले निकाला था वैसे ही निकाल के बता दो। डब्ल्यू में डिवाइड करोगे एन, मतलब मल्टीप्लाई करोगे एन इंटू में एफ से, और डिवाइड किससे करना पड़ता है, आई से, इंटू में एम से। ठीक है ना, कितना आ रहा है, 303.9 सेकेंड, इतना सेकेंड आ रहा है। हाँ ऐसे कर, डब्ल्यू कितना है भाई साहब, 2 ग्राम है, और इंटू में एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, फैराडेज 96500 है, डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर की है, और डिवाइडेड बाई मोलर मास 63.5 है, 3039, यही आ रहा है ना, 3039, 3039.37 सेकेंड है। मैं इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में भी निकाल रहा हूं,
मेरे काम आ सकता है कहीं ना कहीं। तो जैसे अगर बात करूं, यहां से अगर फ्रैक्शन में निकालूंगा तो 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। फैराडेज कांस्टेंट मैं नहीं रख रहा हूं, एफ ही रहने दे रहा हूं। और आई कितना है, 2 है, और ये एम कितना होगा, 63.5 होगा। तो इस 2 से इस 2 को काट दो तो कितना हो जाएगा, 2f अपॉन में 63.5, 63.5। आप होता सॉल्व करके ये आंसर यहां आने वाला है। अब हमें क्या पता चल गया है, टाइम पता चल गया है। तो अब मेरी बात सुना ध्यान से, दोनों ही कनेक्टेड किसमें है, सीरीज में, तो दोनों में करंट सेम जा रहा होगा पहली बात तो। और दोनों में करंट अगर सेम जा रहा है तो भैया अगर इतने सेकंड के लिए मैं सेल चला रहा हूं पूरा, तो दूसरा वाला सेल भी इतनी देर के लिए चलेगा। अगर दोनों सेल इतनी ही देर के लिए चलेंगे तो दोनों में चार्ज का फ्लो सेम होगा। कैसे, अगर मैं पहले वाले केस को W1 मान लूं, अच्छा ऐसे लिख दूं, कॉपर है ना पहला, तो W ऑफ कॉपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई N ऑफ कॉपर, यानी N फैक्टर कॉपर का, और इंटू में फैराडेज कांस्टेंट, तो दोनों के लिए सेम ही रहेंगे, और इंटू में I और T ये दोनों सेम है। और अगर मैं W ऑफ जिंक निकालूंगा तो मोलर मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई N फैक्टर ऑफ जिंक, और फैराडेज कांस्टेंट सेम है, और ये IT होगा। सही बात। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको पता है ये फैराडेज का सेकंड लॉ है, और सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर चार्ज सेम हो, यानी I इंटू में T अगर सेम हो, तो जो मास डिपॉजिट हो रहा है उसका रेशियो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर होता है। अगर आपको ये लॉ नहीं याद है तब भी आप काम कर सकते थे। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो W ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई W ऑफ जिंक इज इक्वल टू, आपको सोचो IT से IT कैंसिल हो जाएगा, फैराडेज कांस्टेंट से फैराडेज कांस्टेंट कैंसिल हो गया, तो मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, इसके होल में डिवाइड में क्या आएगा, मोलर मास ऑफ जिंक, और इसको डिवाइड करोगे N फैक्टर ऑफ जिंक, यही तो होगा। हमें क्या निकालना है, वेट जिंक का कितना डिपॉजिट होगा। कॉपर का पता है आपको 2 ग्राम दे रखा है, मोलर मास कॉपर एंड जिंक दोनों का पता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कॉपर और जिंक का दोनों का पता है। आपको पता है कॉपर का इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना हुआ, 2 ही का, जिंक का कितना हुआ, 2 का, तो आपको पता है ये भी दोनों सेम ही है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे आगे चल के। तो अगर मैं लिखूं तो ये मोलर मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास, वेट ऑफ कॉपर। अच्छा वेट ऑफ कॉपर रख दूं मैं, 2 ग्राम दे रखा है, मुझे निकालना है वेट ऑफ जिंक। ऊपर बताओ मोलर मास ऑफ कॉपर कितना है, 63.5, मोलर मास ऑफ जिंक कितना है, 65। बस निकाल दो अब जिंक का। क्या करना है, उधर लेके जाओ तो 2 इंटू में 65 अपॉन में 63.5 इज इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ जिंक। सॉल्व करो कितना आ रहा है, 2.04 ग्राम, ठीक है ना, पक्का भरोसा किया जा सकता है। ठीक, कैलकुलेटर से कर लिया आपकी बात। तो 2.04 ग्राम डिपॉजिट होगा, ठीक है ना। आप चाहते तो आप ये, अगर आपको फैराडे सेकंड लॉ है तो आपको ये सब यूज भी नहीं करना पड़ता, आप सीधा बोलते कि भैया आपने टाइम सेम लिया है, करंट सेम पास कर रहे हो, इसका मतलब आप फैराडेज का सेकंड लॉ यूज कर रहे हो। अगर सेकंड लॉ यूज कर रहे हो तो अगर मुझे डायरेक्ट ये सब प्रोसेस ना करके, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आप वो भी यूज करोगे, तो आप सीधा बोलोगे सर W1 इज टू W2 इज इक्वल टू E1 इज टू E2, और E1 जब लिखोगे तो मोलर मास ऑफ 1 अपॉन में N1 इज टू मोलर मास ऑफ 2 अपॉन में N2। क्लियर बात। और आपको पता है मोलर मास 1, लेट से हम कॉपर को 1 मान ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाई 2 इज टू 65 अपॉन में 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा आएगा 63.5 इज टू 65, और यहाँ क्या आया है W1 इज टू W2। तो आप बताओ कहीं है मक्खी क्या इधर, ये क्यों नहीं मूव कर रहा है फिर। चलो इधर देखता हूं, तो ये हो जाएगा अच्छा W1 क्या है, कॉपर है, तो कॉपर कितना है 2 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू 63.5 अपॉन में 65, यही सेम तो था,
सही बात है। तो आपको अगर फैराडेज लॉ याद है तो आप सीधा यहां से भी कह सकते हो कि भैया फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, और उसके बाद डायरेक्ट यूज करो। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहो, दोनों ही तरीके हैं करने के इसके, ठीक है। हाँ, किस चीज को? टाइम को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप अगर यहाँ पर अगर मान लिया किसी ने करंट और टाइम ये सब पुट करके निकाल दिया तो भी आंसर तो आ जाएगा, लेकिन यह है कि फालतू की आप अपनी कॉम्प्लिकेशंस क्या कर लोगे, बढ़ा लोगे, क्योंकि जब आपको पता है वो दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ गया ना? चलो अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कौन सा है भाई? 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। इस वाले क्वेश्चन के बारे में क्या बताना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर हैज टू बी पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू कोट ए मेटल सरफेस ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ए 0.005 mm थिकनेस। डेंसिटी दे रखी है सिल्वर की कितना है, 10.5 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे क्या निकालना है? आपको पता है ये सरफेस एरिया मुझे पता है, और ये मुझे क्या पता है, थिकनेस पता है। तो आपको पता है इससे निकल जाएगा वॉल्यूम, और डेंसिटी आपको दे रखी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन में वॉल्यूम या मास अपॉन में वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम पता चल गया है, डेंसिटी पता है, तो आपको वेट निकल जाएगा, यानी कितना वेट आपको सिल्वर का चाहिए। और आपको वेट अगर एक बार मिल गया तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, फैराडे लॉ नॉर्मल लगता है। तो ट्राई करोगे अभी? चलो, किसकी वैल्यू? सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट बोला है ना, तो भैया सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला बताओ, AgNO3 होता है। तो Ag पे क्या आएगा, प्लस का ही तो चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितने का होगा, 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम निकालने जाएं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू में थिकनेस। भाई थिकनेस ही तो हाइट है। अगर मैं किसी सरफेस के ऊपर कुछ लगा रहा हूं तो जो इसकी थिकनेस होगी यही तो हाइट होगी ना, और एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, वॉल्यूम आता है। क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो भाई साहब एरिया मुझे दे रखी है कितना, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थिकनेस मुझे दे रखी है 0.005 mm। तो mm को किसमें करना है, सेंटीमीटर में। तो अगर हम बात करें तो मैं लिख रहा हूं यहां थिकनेस, तो थिकनेस है मेरे पास 0.005 mm, और अगर आप इसको लिखोगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 mm होगा। और आपको पता है मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3। तो अगर मिलीमीटर हटाना है तो क्या करें, हाँ सेंटीमीटर लगाना है। अच्छा अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या आता है, मिलीमीटर हटा के मुझे क्या लगाना है, सेंटीमीटर। तो किससे करूं मैं, किससे, 10 से। तो कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर -3 mm, सॉरी mm कर रहा हूं, सेंटीमीटर ना। तो कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2, या आप लिख रहे हो 0.5 सीधा लिख दो, इंटू 10 की पावर -3। और अगर आप चाहो तो आप भी बोल सकते हो 5 इंटू 10 की पावर -2, -4 ना, -4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब मेरे पास ये आ गया, तो भैया ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर -4। अब कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, और एक जीरो था 400 हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर -4। तो 2 जीरो से ये काट दें, 10 की पावर -2 बचेगा। तो 4 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये मिल गया मुझे। तो अब आगे क्या करना है, डेंसिटी, डेंसिटी से वेट अपॉन में वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी है 10.5 इज इक्वल टू वेट कितना है नहीं पता, वॉल्यूम कितना है 4 इंटू 10 की पावर -2। तो अगर W इज इक्वल टू निकालेंगे तो 10.5 इंटू में 4 इंटू 10 की पावर -2, कितना आ रहा है आंसर, 0.42 ग्राम आ रहा है। ठीक,
0.42 ग्राम। अब मुझे वेट मिल गया है, तो अब आप बाकी बता दो कि मुझे क्या चाहिए था, हाउ लॉन्ग करंट यानी टाइम। टाइम आप एज यूजुअल निकालते थे, जल्दी से निकाल दो इसका भी टाइम कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी लोग निकाल दो भैया, 124.74 सेकेंड। बाकी लोग भी निकालो भाई, देखो क्या आ रहा है, 125.09। ठीक, कितना, ठीक है, बाकी लोग निकालो, मैं भी चेक करता हूं। पहला तो आपको ये बताना है कि भैया ए की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 25 टाइम्स बढ़ी क्यों है, जबकि बी की कितना इंक्रीज किया है, 1.5 टाइम्स। दोनों को डाइल्यूट हमने इक्वली ही किया है। तो पहले तो ये रीजन बताना है। जब ये समझ आए तो आपको बताना है कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और फिर आपको उसका ग्राफ भी बना के दिखाना है कि हाँ स्ट्रांग और वीक का कैसे बनता है। ठीक है ना, ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का टॉपिक है। अगर आपको याद है तो दो चीज पढ़ी थी कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी घटती है। कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। कंडक्टिविटी घट क्यों रही थी, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो रहे थे, वेरेज मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी। और मोलर कंडक्टिविटी में हम मोलर कंडक्टिविटी को स्टडी करने के लिए हम सबको डिवाइड करते थे दो कैटेगरी में, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आता था, क्योंकि उनका डीओडी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी 100% था, तो आयंस के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप डाइल्यूट करोगे तो आयंस दूर दूर हो जाएंगे, और आयंस का पास होना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कहां पर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर। तो आयंस दूर दूर होंगे, रेजिस्टेंस कम होगा, इस वजह से कंडक्टिविटी क्या होती थी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती थी। लेकिन जब आप वीक के केस में जाते हो तो वीक में दो फैक्टर होते हैं इंक्रीज करने वाले। पहला तो डीओडी बढ़ेगा डाइल्यूशन से, मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और दूसरा जो अभी आपने पढ़ा पहले कि स्पेस बढ़ेगी, वो तो रहेगा। तो दो फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं किसको, वीक वाले को। स्ट्रांग में एक ही फैक्टर है, इसलिए स्ट्रांग वाला स्लो इंक्रीज करता है, जबकि वीक वाला सडन राइज करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो आप बता सकते हो जो कम इंक्रीज कर रहा है वो स्ट्रांग होगा, और जो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है वो क्या होगा, वीक होगा। तो भैया कौन ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, ए वाला, ये वीक है, और बी वाला क्या होगा, बी विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग, हाँ, नहीं, आयंस में चेंज नहीं आ रहा है। मोलर आयंस में चेंज कहां आएगा, वीक, क्या कंडक्टिविटी नहीं, हाँ, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे मान लिया अभी हम कह रहे थे कि कंडक्टिविटी कम होती है जब पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं। अगर मान लिया कहीं बढ़ रही है तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, इसी वजह से उसकी कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो पहले क्या हुआ, बी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक। इसके बाद कह रहा है भैया जस्टिफाई और आंसर, जस्टिफाई भी करना है, तो बताना पड़ेगा कि ऑन डाइल्यूशन, यानी जब हम डाइल्यूशन करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी सिंबल लिख सकता हूं सीधा, इंक्रीजेस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी दोनों के लिए बढ़ती है, लेकिन बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या ऐसे बोलो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस ऑल्सो इंक्रीजेस ना, नंबर ऑफ आयंस ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डीओडी। किसकी वजह से, डीओडी का इंक्रीज इन डीओडी, देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट increases more rapidly than strong।
स्ट्रॉन्ग के कंपेयर में ज्यादा रैपिड इंक्रीज करती है, इसी वजह से बी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसकी इंक्रीज कम है। फिर हमें ग्राफ बनाना है, तो आप लोगों को याद होगा ग्राफ, हम मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मोलर कंडक्टिविटी का ग्राफ विद स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। तो जब डाइल्यूशन करते हो तो वीक का इस तरीके से बढ़ता है, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोलते हैं ना, और ये वाला ऐसे स्ट्रेट। तो ये स्ट्रॉन्ग के लिए है, आप लिख सकते हो ये किसका है, बी वाला स्ट्रॉन्ग था ना, तो ये बी वाले के लिए है, और ये वाला किसका है, ए वाले के लिए। क्लियर बात है? तो अब आपके क्वेश्चंस हो गए खत्म। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो है क्या, सेल या बैटरी। ठीक है, यही चैप्टर था सबसे बड़ा, इससे खत्म होने के बाद बाकी सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। चलें, टॉपिक है आज का बैटरी। क्या है? बैटरी। तो चश्मा लगाने के बाद जो दिखने वाली बैटरी होती है वो नहीं है, ठीक। ये बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपको पता है, जब एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर देते हैं, यानी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है, तब इससे क्या बनती है, बैटरी। आपको पता है, हम अपनी लाइफ में ये रिमोट वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं सेल। तो एक्चुअली में जो सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बैटरी बनाई हुई है। यहाँ जैसे हर एक सेल का अपना अपना एक रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जैसे इस रिमोट की कुछ अपना वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको पता है, जो लगा हुआ है ना, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, तो ये दोनों सेल ही हैं। ये दोनों क्या हैं? सेल। लेकिन हमने इनको कनेक्ट करके बैटरी बनाया है। अगर आप देख रहे हो ये वाला एंड और इसका ये दूसरा वाला एंड, तो ये बैक साइड से यहां से कनेक्टेड होता है। तो जब आप लगाते हो इसको ना, तो एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और ये बैटरी बन जाते हैं। तो मतलब जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो जहां पर दो सेल या उससे ज्यादा सेल लग रहे हैं, मतलब उन सेल को कंबाइन करके अल्टीमेटली बनाया क्या जा रहा है, बैटरी बनाया जा रहा है। हो सकता है वो पहले से पैक्ड बनी हुई बैटरी है, जैसे गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होती है, और हो सकता है वो आप छोटे छोटे सेल का इस्तेमाल करके खुद कनेक्ट कर दो। अच्छा, वो जो अंदर लगा होता है उसे बोलते हैं सेल होल्डर। क्या बोलते हैं उसको हम? सेल होल्डर। तो सेल होल्डर में अल्टीमेटली क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ के बैटरी बना देते हैं। तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, जहां पर नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के बनाया जा रहा है। अब हमारे पास जो बैटरी होती है ना, वो हमारे पास दो तरीके की हैं, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। एक क्या है, प्राइमरी बैटरी, और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी। सुना ध्यान से, जो प्राइमरी बैटरी होती है वो नॉन रिचार्जेबल होती है, यानी इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा कैसे एक्ट करेगी, एज ए गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है कि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन, उसमें केमिकल रिएक्शन होंगी, उन रिएक्शन से केमिकल एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देना है। तो जो प्राइमरी बैटरी होते हैं ये सिंगल यूज होते हैं, भैया इसका इस्तेमाल किया और फेंक दिया, और ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन रिचार्जेबल। अच्छा, ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद अगली क्लास में, मतलब आज रात तक या कल मॉर्निंग में आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो बैटरी वाला पोर्शन है उससे कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप लिखने लगोगे तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ाने में, ठीक है ना। तो नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे, ठीक। तो नॉन रिचार्जेबल होती है, और यहां पर सेल कैसे काम करता है, एक्ट एज गैल्वेनिक सेल। कैसे काम करते हैं, गैल्वेनिक सेल की तरह काम करते हैं। जबकि अगर आप यहां बात करोगे तो इसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब कैन बी रीयूज्ड, और ये रिचार्जेबल होती है, यानी इसको रिचार्ज कर सकते हैं, इसको रिचार्ज कर सकते हैं।
जब आप इसको डिस्चार्ज कर रहे होते हो, जब आप इसको क्या कर रहे होते हो, डिस्चार्ज, तो उस समय ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? गैल्वेनिक सेल की तरह। और जब आप इसको रिचार्ज कर रहे होते हो तो ये कैसे काम करती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करती है। ठीक, तो अगर हम बात करें, हमें प्राइमरी बैटरी के अंदर मरकरी सेल के बारे में पढ़ना है और आपको पढ़ना है ड्राई सेल के बारे में। अभी जो रिमोट में मैं दिखा रहा था वो ड्राई सेल है। मरकरी सेल रिस्ट वॉच वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो हियरिंग एड की डिवाइसेस, मतलब जिसको सुनाई नहीं देता है तो कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, उन सब जगहों पर जहां बहुत कम वोल्टेज की जरूरत होती है वहां इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, पेस मेकर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी का हार्ट के अंदर पेस मेकर खराब हो गया है तो वहां भी आपका जो है बटन सेल इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम मरकरी सेल बोलते हैं। हाँ, इसके अलावा जो है आपका क्लॉक हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए या रिमोट हो गए, इन सब जगहों पर आपका ड्राई सेल इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी बैटरी की तो हमें पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी। एक निकल कैडमियम सेल है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ रिएक्शन दे रखी है। और आपको एक फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है। तो इतनी बातें आपके पास बैटरी में है। तो सबसे पहली जो बैटरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे हम लेकलेंस सेल भी बोलते हैं। शांत रहो। पहला जो है सेल है हमारे पास या बैटरी है वो क्या है? ड्राई सेल या लेकलेंस सेल है। ठीक है ना? अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड कैथोड क्या है। आपको कुछ सेल इस तरीके से दिखेगा, उसको सेक्शन को कट करके निकाला गया है। इसमें आपने ये सेंटर में ये वाली रॉड देखी होगी, जो सेंटर में ब्लैक कलर की रॉड होती है। ये ब्लैक कलर की रॉड कैसे काम करती है? एज ए कैथोड। ग्रेफाइट की बनी होगी, ऑब्वियसली कार्बन होगा उसमें, ठीक है ना? तो ग्रेफाइट की बनी हुई रॉड होती है और कैसे काम करती है? एज ए कैथोड काम करेगी। इसके अलावा ये जिंक की एक कोटिंग दिखेगी आपको, ये बीच में दिख रहा है, दिस जिंक कोटिंग, ये कैसे काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा। उसके बाद ये ऊपर से जो लगा हुआ है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसकी, ठीक है ना? इसके बाद जो बीच में येलो वाला पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? पेस्ट है MnO2 का और NH4Cl का कार्बन के सराउंडिंग में जो लगा हुआ है, ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर दिखती है किसकी? ड्राई सेल की। यहां भी देखोगे तो आपको बता रखा ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा, ये जो एनोड और कैथोड है ना, इनके बीच में एक सेपरेटर भी लगा होता है। इस वाले में नहीं दिख रहा है, बट पतली सी लाइन, मतलब जो अंदर वाला येलो वाला पोर्शन है ना और बाहर ये जो आपका हल्का सा ये वाला लाइन दिख रही है, इनके बीच में एक सेपरेटर लगा होता है जो दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है ना? तो ये आपका ड्राई सेल है। ड्राई सेल के अंदर यानी जब सेल से क्वेश्चन आएंगे या बैटरी से क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछेंगे आपसे? सिंपल शब्दों में वो पहला तो क्वेश्चन यही पूछते हैं कि एनोड एंड कैथोड किसका बना होता है, या फिर आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, या आपसे पूछेंगे सेल रिएक्शन। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछते हैं। क्या क्या? एनोड एंड कैथोड किस चीज का बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, और सेल की रिएक्शन बता दो। इसके अलावा आपसे और कुछ नहीं पूछते हो। जैसे अगर हम बात करें तो एनोड किसका बना है? जिंक का कंटेनर होता है, या आप सिर्फ जिंक भी बोल सकते हो। अगर हम बात करें तो एनोड बना है तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसे आप OHR भी तो बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा जिंक 2+ में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। जबकि कैथोड किसका बना होता है? कार्बन, ग्रेफाइट होगा, और रॉड सराउंडेड बाई पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और कार्बन से सराउंडेड होगा। इसके अलावा इसमें NH4Cl भी मिलता है। अगर हम बात करें रिएक्शन, जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है RHR, यानी जो कैथोड पर होगी, MnO2 NH4+ इलेक्ट्रॉन लेंगे, MnO और OH, ये आपका हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ अमोनिया बाहर हो जाती है। अगर आप देखोगे इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ है? 1। तो बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करोगे और बाकी कोई चीज कैंसिल आउट हो नहीं रही है, तो सबको ऐड करके क्या मिल जाएगा? आपको सेल रिएक्शन मिल जाएगी। अगला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl इस्तेमाल करते हैं। कह रहा ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी हम जिंक क्लोराइड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बट हाँ, याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? NH4Cl का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले क्या? एनोड किसका है? जिंक का। कैथोड किसका है? कार्बन या ग्रेफाइट का। उसके चारों तरफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की लेयर लगी हुई है, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है हमारे पास? NH4Cl का है। क्लियर बात? एनोड एंड कैथोड की रिएक्शन, बस इतना पता होना चाहिए, इससे कुछ नहीं पूछते। इसके अलावा ये जो वोल्टेज दे रखा है ना 1.5 वोल्ट, ये वोल्टेज स्टार्टिंग में जो आप सेल लोगे तो 1.5 वोल्ट होगा, लेकिन ये धीरे धीरे ड्रॉप करता है। ये वोल्टेज धीरे धीरे क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। जैसे जैसे आप सेल इस्तेमाल करते जाओगे उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। इसी वजह से
जो क्लॉक वगैरह हैं, जो वॉल क्लॉक होती है जिसमें आप ये वाला सेल लगाते हो, तो वो धीरे धीरे उसका टाइम 4-5 मिनट पीछे हो जाता है। अगर आप देखोगे, अभी नया सेल लगाया है अपनी रिस्ट वॉच में, जो आपने मरकरी सेल लगा हुआ है, उससे टाइम या मोबाइल फोन से मैच करा लो, 1-1.5 महीने 2 महीने बाद देखोगे वो 1-2 मिनट पीछे हो चुकी होगी, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होता है तो जो उसकी सुई है वो धीरे धीरे घूमने लगती है। एज ए रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, टाइम थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। हाँ, इसमें रिस्ट वॉच में नहीं कह रहा हूं, मैं वॉल क्लॉक की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं वॉल क्लॉक को कंपेयर कर लो विद रिस्ट वॉच या अपने फोन के टाइम के साथ, तो आपको दिखेगा रिस्ट वॉच से टाइम आपने मैच कराया था वॉल क्लॉक का, आपकी रिस्ट वॉच के टाइम से पीछे हो जाएगी वॉल क्लॉक, या फिर आपके मोबाइल से क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारे पास जो आता है उसका नाम है मरकरी सेल। अच्छा, इसका यूज कहां किया जाता है, अगर कोई पूछ ले तो बता दो दोगे ना, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रिमोट, इन सब के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ मरकरी सेल, तो मरकरी सेल में एनोड किसका बना होगा, जिंक या आपका, अच्छा यहाँ पर जिंक का क्या होता है, अमलगम। क्या होता है, जिंक का अमलगम। आपको पता ना, मेटल को जब मरकरी के साथ मिक्स करते हैं तो उसे अमलगम बोलते हैं, तो जिंक अमलगम होता है। अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ एनोड पे है तो क्या होगा, OHR यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो जिंक OH माइनस रिएक्शन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और ZnO प्लस H2O बना। अगर हम कैथोड की बात करें तो HGO का पेस्ट होता है along विद कार्बन। तो यहां पर अगर आप RH यानी रिएक्शन हाफ रिएक्शन की बात करोगे तो ये रिएक्शन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए हैं। कट करोगे, ओवरऑल रिएक्शन देखना ध्यान से, क्या इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कोई आयन इन्वॉल्व है, पहले बताओ, नहीं है। अगर आप पिछले वाले में देखते तो ओवरऑल रिएक्शन लिखा तो नहीं था, अगर बैलेंस करके लिखते तो आपको पता है NH4 आयन होता, Zn2 प्लस आयन आता, यानी आयंस इंक्लूड होते उसमें। यहां पर कोई आयंस की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए यहां पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, 1.35 वोल्टेज कॉन्स्टेंटली मिलता है। इसलिए मरकरी सेल अगर रिस्ट वॉच में इस्तेमाल किया गया है तो उसका टाइम बैक पीछे नहीं होगा। पेसमेकर में या हियरिंग एड डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया गया है तो वो स्लो डाउन नहीं होंगे। पता चल रहा है पेसमेकर में हमने इस्तेमाल किया और इसका वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, धीरे धीरे इंसान भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका यूज्ड कॉमनली इन लो करंट डिवाइसेस लाइक हियरिंग एड्स, वॉचेज या फिर पेसमेकर के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। किसमें इस्तेमाल करते हैं, पेसमेकर के अंदर। रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि इसमें आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। कैसे दिखता है सेल, ऐसा वाला देखा होगा आपने, कट किया है, बाहर तो मेटल की केस लगी हुई है पूरी कैप, इसके बाद ये जो रेड कलर से दिख रहा है ये एनोड होता है, उसके बाद आपको जो नीचे ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है ये कैथोड है, और बीच में दिख रहा है येलो वाला पोर्शन ये सेपरेटर है, जो कैथोड एनोड को क्या करता है, सेपरेट करता है। क्लियर बात है। तो ये आपका इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। और क्या नाम है इसका, बटन सेल। बटन की तरह ही दिखता है ना बटन में, हाँ गए सब पीछे। बटन सेल, अच्छा मतलब समझ गए ना बात, ठीक है, स्पेलिंग समझ जाना। तो अगली बैटरी हमारे पास है, ये है सेकेंडरी बैटरी। कौन सी बैटरी है, सेकेंडरी। तो भाई साहब ये सेकेंडरी बैटरी जो है लेड स्टोरेज बैटरी, कुछ ऐसा अभी तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, पहले के टाइम पे जब टीवी वगैरह मतलब नहीं हुआ करती थी तो ये वाली बैटरी मार्केट से खरीद के लाते थे और फिर टीवी चलाते थे, उससे डीवीडी प्लेयर आता था ना, तो जो है गांव वगैरह में लेके आते थे, चलाते थे, जब क्रिकेट मैच वगैरह आ रहा है तो उसको देखने के लिए एक जगह पे टीवी लगाते थे और सब लोग बैठ के देखते थे वहां। तो ये काफी यूज होती थी हम लोगों के टाइम पे, लेकिन अब तो जमाना बदल गया है, मोबाइल में ही सब कुछ आने लगा। अगर हम बात करें तो आपको ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल तो पता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बाहर प्लास्टिक लगा होता है प्रोटेक्शन के लिए। अंदर की अगर हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये बीच में पार्टीशन है, सेल डिवाइडर। क्या है, सेल डिवाइडर। इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो लेड ऑक्साइड का बना होता है, किसका बना होता है, लेड ऑक्साइड का। अच्छा बताओ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है ये लेड ऑक्साइड का बना है। सुनना, यहाँ पर एनोड कैथोड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बदल जाते हैं। मतलब अभी जो एनोड है वो चार्जिंग के समय क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। जो नॉर्मल केस में कैथोड है वो चार्जिंग के समय एनोड बन जाएगा, तो रिवर्स हो जाते हैं, इसलिए एनोड कैथोड डिसाइडेड नहीं होता यहाँ, ठीक है ना। तो लेड ऑक्साइड का होगा, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा वो लेड का बना होगा। इसके अलावा इसमें हम इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें
मेरे पास एनोड किसका है, लेड का, पीबी ग्रिड विद स्पॉन्जी पीबी, मतलब क्या होता है, ये तो बीच में आपको दिख रहा है, ये ग्रिड लगी है, इसके अंदर पाउडर टाइप का भरा होता है क्या, लेड, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम रिएक्शन की बात करें तो PbSO4 2 माइनस और PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं। अगर आप कैथोड पे बात करोगे PbG ग्रिड होगी विद PbO2 भरा होगा उसमें, यहां रिएक्शन में PbO2 पार्टिसिपेट करता है और क्या बनेगा, PbSO4 और 2H2O बनेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। दोनों को जोड़ोगे तो आपको सेल रिएक्शन मिलेगी, Pb प्लस PbO2 2H2SO4 और PbSO4 प्लस 2H2O। कोई आयंस इसमें भी इन्वॉल्व नहीं है तो वोल्टेज आपको कांस्टेंट मिलेगा, यानी जब तक चार्ज है बैटरी तब तक आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग के समय की है, कब की है, डिस्चार्जिंग के समय। तो आपको अगर चार्जिंग करना है तो आपको क्या कर देना, रिवर्स को, रिएक्शन को उल्टा कर देना है। तो आपसे यहां से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन पूछता है बार बार। तो जब आपसे पूछेगा डिस्चार्जिंग की रिएक्शन ये वाली है, आपसे पूछेगा रिचार्जिंग की, जो रिएक्शन डिस्चार्जिंग में याद किया है उसी को उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, रिचार्जिंग की रिएक्शन बन जाएगा। और ये ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल की जाती है। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर इसके बाद हमारे पास जो आता है निकल कैडमियम सेल। ये एनसीईआरटी ने बस आपको थोड़ा सा बता रखा है कि हाँ ऐसे नाम का भी कुछ सेल होता है। वैसे आपको पता है लिथियम आयन की भी बैटरी होती है जो आजकल हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, बट उसको हमें पढ़ना नहीं है। निकल कैडमियम के बारे में बता रखा है और फिर बोला ये बहुत महंगी है, इसलिए सेल रिएक्शन बस देख लो, बाकी डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि क्या आता है, हाँ महंगी आती है ये, ठीक है ना। तो सुनना है जेल, अच्छा इसमें देखो ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसकी बनी होगी, निकिल और कैडमियम की बनी होगी। इसमें आपको ये सेल रिएक्शन अगर याद है तो कैसे काम चल जाएगा। ये क्या होती है, लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, लाइफ ज्यादा होती है लेकिन बट मोर एक्सपेंसिव, बहुत महंगी पड़ती है। इसी वजह से इसके बारे में ज्यादा कुछ दे भी नहीं रखा है। दिखती बिल्कुल वैसे ही है जो ड्राई सेल आपने पढ़ा है ना, वैसे ही दिखता है, बस क्या है कि ये कॉस्टली ज्यादा पड़ता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो आता है वो है फ्यूल सेल। ये बढ़िया चीज है। अगर हम फ्यूल सेल की बात करें तो एक गैल्वेनिक सेल है विच डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स, जैसे मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मिथेनॉल हो गया, यानी हाइड्रोकार्बन के कंबशन से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे और इससे पॉल्यूशन नहीं होता। पहली तो काम की चीज यही है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, तो इसमें इलेक्ट्रोड किसका होगा, कार्बन विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम या पैलेडियम होगा। क्या होगा, प्लैटिनम या पैलेडियम। आपको पता है प्लैटिनम और पैलेडियम पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैसेस वगैरह एब्जॉर्ब हो जाती हैं आसानी से, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड NaOH इस्तेमाल करते हैं। कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, O2 यानी ऑक्सीजन। देखो एक तरफ से हम ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं, एक तरफ से हाइड्रोजन पंप करते हैं, इसलिए नाम क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी H2O2, ठीक है ना। तो ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, 4OH माइनस। एनोड पर हाइड्रोजन होगा, वो OH के साथ रिएक्शन करेगा, OH माइनस कहां से आया है, NaOH से, और क्या बनाएगा, H2O। आप सोचो प्रोडक्ट बन क्या रहा है आपके पास, पानी, तो ये काम की चीज है। और ऊपर से अगर हम बात करो 2H2O2 और क्या बना, मतलब दोनों सेल को कंबाइन कर दोगे रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन होगी। आप देखो बाई प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, ऊपर से आपको क्या मिल गया, करंट। तो जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं, जिनको स्पेस में जाना होता है, उनको एनर्जी के सोर्स के तौर पे क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल सेल इस्तेमाल करते हैं। उससे जो वाटर मिलता है उस वाटर का ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है द सेल वाज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया गया था। द वाटर वाज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। एस्ट्रोनॉट जो थे वो वाटर का पीने के लिए इस्तेमाल किया करते थे इसका, ठीक है। तो यहाँ आपका जो बैटरी वाला पूरा पोर्शन था वो खत्म हो गया है, ठीक। अब एक कोरोजन बचा हुआ है, 15 मिनट लगेगा लगभग। कोरोजन को अगली क्लास में पढ़ा के ये चैप्टर फिनिश करके इस चैप्टर के जो डाउट्स होंगे वो देख करके चैप्टर को हम फाइनली खत्म करेंगे इसको, ठीक है। आज के लिए बस यहीं तक, ठीक है।